हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट का सेकंड वीडियो बना रहा हूं। एग्रीमेंट में आप लोग का एक वीडियो बना चुका हूं, मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों से ख़ास गुजारिश है कि हमारे जो चैनल है उससे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आप उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं आज चर्चा करूंगा, मैं लालमोहन शुक्ल बनाम गौरी दत्त का केस में चर्चा कर चुका हूं। मैं चर्चा करूंगा प्रस्थापना का उद्देश्य क्या है। प्रस्थापना का उद्देश्य पर मैं चर्चा करूंगा। प्रस्थापना का उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए, ना कि विधि विरुद्ध होना चाहिए। जो प्रस्थापना है इसका जो पर्पज है वो लीगल लॉफुल होना चाहिए, ना कि इनलीगल होना चाहिए, ना कि अनलॉफुल होना चाहिए। ये बात आप समझने की आवश्यकता है। अब ये कहता है, चौथी बात कहता है कि विधिक संबंध जो है सृजित करने का आशय, जो विधिक संबंध है उसको सृजित करने का आशय की बात करता है। विधिक संबंध में सृजित करने का आशय होना चाहिए। प्रस्ताव विधिक संबंध का एक मुख्य तथ्य है। यह होता है कि उसके करते समय विधिक संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है तो संविदा का जन्म नहीं होगा। जहाँ विधिक संबंध स्थापित होता है वहीं संविदा का हो सकता है। यानी विधिक संबंध के सृजित करने का आशय होना चाहिए। जो विधिक संबंध है लीगल फुल आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्रस्ताव में जो है क्या है आपका जो है लीगल रिलेशन होना चाहिए। लीगल रिलेशन एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। और जब करते समय विधिक संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव होना चाहिए, जो है लीगल रिलेशन को जो है स्थापना करने के लिए आपको प्रस्ताव होना चाहिए। तो संविदा का जन्म, अगर लीगल संबंध से अगर आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो संविदा का जन्म नहीं होता। अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो संविदा का जन्म होता है, ये बताया गया है। एक केस आया था बेलफार बनाम बेलफार 1992 के केस में। इस केस में वादी प्रतिवादी जो सिलोन में नौकरी करता था, क्या करता था, सिलोन में जो है नौकरी करता था, अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड छुट्टियां व्यतीत करने गया और वहाँ उसकी पत्नी अस्वस्थ हो गई। वहाँ उसकी जो पत्नी है वो जो है अस्वस्थ हो गई। उसके परिणाम स्वरूप उसके पत्नी को इंग्लैंड में रहकर ही इलाज करवाना पड़ा। इसके जो है अस्वस्थ हो गई, परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी को जो है कहाँ, इंग्लैंड में रहकर इलाज करवाना पड़ा। प्रतिवादी को सिलोन में अपनी नौकरी कर वापस आना था। प्रतिवादी को सिलोन से नौकरी करके वापस आना था। वापस सिलोन आते समय अपनी पत्नी को वचन दिया था। क्या दिया था? अपनी पत्नी को प्रॉमिस दिया था। यानी अपनी पत्नी को क्या दिया था? पत्नी को प्रॉमिस दिया था, प्रत्येक माह में 20 पाउंड का खर्चा भेजता रहूँगा। यानी हर माह में अंत में आपको 20 पाउंड जो है खर्च भेजता रहूँगा। कुछ समय तक उक्त रकम भेजा, यानी कुछ समय तक वो भी रकम भेजा, परंतु बाद में मतभेद के कारण उक्त रकम भेजना क्या कर दिया? बंद कर दिया। कुछ भी मतभेद हो गया, बाद में वो रकम भेजने के लिए क्या बंद कर दिया। पत्नी ने उक्त रकम वसूल करने के लिए क्या कि एक सूट यानी एक वाद संस्थित की। न्यायालय ने वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पक्षकारों का आशय जो है विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था। विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं था, ये बात बताया। यानी पति पत्नी दोनों हैं, ठीक। ये दोनों इंग्लैंड में घूमने चले गए। अब इंग्लैंड में घूमने चले गए, वहाँ इंग्लैंड में उनकी क्या है, दोनों के जो है संबंध जो है पति पत्नी का है। अब पति ने ये इकरार कर लिया कि आप जो है आप वहीं रहेंगे, आपको खर्च प्रत्येक माह में हम 20 पाउंड देते रहे पति। लेकिन जो है उन्होंने खर्च देने से मना कर दिया। तो ये विधि संबंध जो है ना, विधि संबंध जो है स्थापित नहीं करता है। यहाँ विधि संबंध जो है स्थापित नहीं करता, इसलिए संविदा जो है मान नहीं है। इसलिए जो कोर्ट ने, से न्यायालय ने इस आधार पर दावा को खारिज कर दिया, कहा कि पक्षकारों का विधि संबंध स्थापित नहीं होता है, ठीक। अब देखते हैं, उपरोक्त में स्पष्ट किया, प्रस्ताव करते समय विधिक दायित्व का सृजन इरादा हो, जो विधिक दायित्व को सृजन का इरादा हो, यदि ऐसा नहीं होता तो उसे स्वीकार किए जाने की दशा में किसी संविदा का जन्म नहीं होगा, ये बताएं। इसी संबंध में एक केस था जोन्स बनाम
बेट बिटन 1959, जोन्स बनाम पेट बिटन 1969 का मामला उल्लेखनीय है। इस वाद में मिसेज जोन्स ट्रिनिडाद में रहती थी। कहाँ रहती थी? ट्रिनिडाद में रहती थी। और उसकी पुत्री वाशिंगटन में नौकरी करता था। जो उसकी पुत्री है कहाँ नौकरी करता था? वाशिंगटन में नौकरी करती थी। मिसेज जोन्स चाहती थी कि उनकी पुत्री इंग्लैंड में जाकर विधि का अध्ययन करे। जो मिसेज जोन्स चाहती थी कि उनकी बेटी इंग्लैंड में जाकर विधि का अध्ययन करे और वकील के रूप में कार्य करे। क्या करे? वकील के रूप में कार्य करे। ये फैक्ट है। उन्हें अपनी पुत्री अपनी इच्छा बतलाई और कहा यदि पुत्री इंग्लैंड जाकर विधि का अध्ययन करे तो अध्ययन करने में विधि पुत्र को मासिक भत्ता देगी। क्या देगी? पुत्री को वो मासिक भत्ता देगी। अब यह बात पुत्री ने उनका प्रस्ताव को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। पुत्री जो है उनकी प्रस्ताव को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और 1962 में इंग्लैंड गई और विधि का अध्ययन करने लगी, यानी लॉ का जो है स्टडीज करने लगी। 1964 में मिसेज जोन्स ने लंदन में एक मकान खरीदा। क्या है? मिसेज जोन्स ने लंदन में एक मकान खरीदा और उस मकान के हिस्से में पुत्री रहती थी। ठीक, वो जो उस मकान के एक पार्ट में कौन रहती थी? पुत्री रहती थी। और बाकी के हिस्से पे किराए पर उठा दिया गया। जोन्स की पुत्री विवाह कर लिया। अब जोन्स की पुत्री ने विवाह कर लिया। तत्पश्चात मिसेज जोन्स जो है मिसेज जोन्स ने उनकी पुत्री के झगड़ा हुआ और मिसेज जोन्स ने पुत्री को मासिक भत्ता देने में बंद कर दिया और मकान खाली करने के लिए पुत्री के खिलाफ जो है वाद संस्थित किया। समझ में आया? कितने केसेस हुए हैं? यानी इसमें यह हुआ, इस वाद में मिसेज जोन्स ट्रिनिडाद में रहती थी। कहाँ रहती थी? ट्रिनिडाद में रहती थी। और उसकी पुत्री जो उसकी जो पुत्री है क्या करते थे? वाशिंगटन में जो है नौकरी करती थी। और मिसेज जोन्स की इच्छा थी कि मेरी पुत्री इंग्लैंड में जाकर विधि का अध्ययन करे। क्या थी? उनकी एक इच्छा थी कि मेरी पुत्री जाकर विधि इंग्लैंड में वो लॉ का अध्ययन करे और वकील के रूप में क्या करे? कार्य करे। ठीक, इतना समझ में आया कि वो मिसेज जोन्स की इच्छा थी कि मेरी पुत्री जो है इंग्लैंड में जाकर लॉ की स्टडीज करे और वहाँ जाकर उसके बाद में अधिवक्ता के रूप में जो है वो कार्य करे। ठीक, उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा बताई और पुत्री ने जाकर इंग्लैंड में विधि का अध्ययन करे तो पुत्री को मासिक भत्ता देगी। अगर वो पुत्री जाएगी इंग्लैंड में अध्ययन करने के लिए तो उसे क्या देगी? मासिक भत्ता देगी। ठीक, पुत्री ने उनके प्रस्ताव को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। 1962 में इंग्लैंड में विधि का अध्ययन करने लगी। 1962 में उनकी पुत्री जो है वो विधि का अध्ययन करने लगी। 1964 में मिस्टर जोन्स ने लंदन में एक मकान खरीदा। कौन खरीदा? मिस्टर जोन्स ने एक मकान खरीदा और कुछ हिस्से में उसकी पुत्री रहने लगी और बाकी का किराया दे दिया गया। जो बाकी का पार्ट था वो किराया दे दिया गया। कुछ आपस में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा होने के कारण जो है मिसेज जोन्स ने एक वाद संस्थित की कोर्ट से क्या वाद संस्थित की मकान खाली करे। न्यायालय ने मिसेज जोन्स के पक्ष में जजमेंट दे दिया। किसके पक्ष में? कोर्ट ने जो है मिसेज जोन्स के फेवर में निर्णय दे दिया और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मिसेज जोन्स और उसकी पुत्री के मध्य करार के पक्षकारों का आशय विधि सम्मत सृजित करने का नहीं था। कोर्ट ने ग्राउंड दिया कि जो पुत्री उससे क्या नाम है और माँ के बीच में जो इकरारनामा हुआ था उस इकरारनामा में लीगल रिलेशनशिप नहीं था। वहाँ लीगल रिलेशनशिप क्रिएशन नहीं करता था। तो उस फैक्ट में न्यायालय ने ग्राउंड को मेंशन किया और न्यायालय ने मिसेस जोन्स के फेवर में जजमेंट पारित कर दिया। और उनके मध्य करार ना तो क्या है रिटर्न नहीं था और ना ही करार जो है
किसी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब था, कुछ नहीं था। इस ग्राउंड में मिस्टर जोन्स की जजमेंट मिस्टर जोन्स के पक्ष में हुई। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल, देखते हैं पांचवा क्या कहता है। प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव की निश्चितता। अब प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव की निश्चितता, प्रस्थापना क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। प्रपोजल कैसा होना चाहिए, उसे निश्चित होना चाहिए। अगर प्रपोजल प्रस्ताव निश्चित और स्पष्ट नहीं है तो वैध नहीं होंगे। क्या है, प्रस्थापना क्या है, अगर निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है तो वो क्या होगा, वैध नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संविदा अधिनियम धारा 29 में ये प्रोविजन के वो कार्य जिनका अर्थ निश्चित नहीं किए जाने योग्य, तो वो क्या है, शून्य है। क्या है, वो शून्य है। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 29 को हम रीड करेंगे। अब सेक्शन 29 हम रीड करते हैं। करार अनिश्चित के कारण क्या है, शून्य है। जब करार अनिश्चित है वो क्या है, शून्य है। वे करार जिनका अर्थ जो है निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना सख्त नहीं है तो क्या है, वो शून्य है। अब खा को का को 100 टन तेल बेचने का करार करता है, यानी ए बी को 100 टन तेल बेचने का इकरारनामा करता है और ये दर्शित करता है कि कुछ ये उसमें ये दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल है, आश्रित है। अब तेल वो कौन सा तेल होगा, रिफाइन का तेल होगा या राइस का या क्या नाम है, मस्टर्ड का ऑयल होगा या कौन सा भी तेल होगा। जब तेल स्पष्ट नहीं को कौन सा तेल है तो ये क्या है, करार जो है अनिश्चित है, इसलिए वो ऐसा करार क्या है, वो शून्य है। बी, ए और बी के विनिर्दिष्ट वर्णन में 100 टन तेल बेचने का करार करता है जो एक वाणिज्य वस्तु के रूप में ज्ञात है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं जिसके कारण क्या है, वो शून्य नहीं है। जब ये वाणिज्य कमर्शियल जो है एक इकरारनामा करता है तो वो चीज़ निश्चित है, इसलिए वहाँ ये जो है शून्य नहीं है। अब देखते हैं क्या कहता है कि का जो केवल यानी ए जो केवल नारियल के तेल के व्यवसायी है, बी को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। ए व्यापारी के प्राकृतिक शब्दों में अर्थ उपदर्शित करता है, ए ने 100 टन नारियल का तेल बिक्री के रूप में संविदा की है। यहाँ निश्चित है कि संविदा किसका, नारियल तेल का है, तो ये क्या है, ये निश्चित है। तो यहाँ इस तरीके से करार जो शून्य नहीं होगा। ए रामनगर में मेरे धान भंडार का सारा धान बी को बेचने का करार करता है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिसे करार शून्य हो जाए। अब धान का भंडार रामनगर में तो वहाँ निश्चित है, या कोई अनिश्चितता नहीं, इसलिए शून्य नहीं होगा। बी को गाय द्वारा नियत किए जाने की कीमत पर 1000 मन चावल बेचने का करार करता है। कीमत की निश्चित की जा सकती है, इसलिए कोई अनिश्चितता नहीं है जिसे करार शून्य ना हो जाए। अब कहता है खा को यानी खा को बी को ए मेरा सफ़ेद घोड़ा 500 रुपये में 1000 रुपये के लिए बेचने का करार करता है। ये दर्शित करने के लिए कि कुछ नहीं है, इन दोनों कीमतों कौन सी दी जानी चाहिए, करार ये शून्य। अगर वो दर्शित नहीं करता कौन सा है, तो अगर स्पष्ट नहीं होता है तो ये अगर जो है ये करारनामा क्या है, शून्य है। क्या है, ये शून्य है। ओके, अब हम बात करते हैं फिर अब मैं बात करता हूँ प्रस्थापना के प्रकार। प्रस्थापना के प्रकार की बात करता हूँ। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति प्रस्थापना तथा विवक्षित प्रस्थापना। क्या है, बात करता है अभिव्यक्ति प्रस्थापना तथा विवक्षित प्रस्थापना। अभिव्यक्ति प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसे प्रस्थापना से है जो शब्दों के द्वारा की जाती है। अभिव्यक्ति द्वारा है जो है में जो है वो एक्सप्रेसली द्वारा जो है प्रपोजल किया जाता है, वो शब्दों द्वारा जो की जाती है। शब्द लिखित हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। यानी एक्सप्रेस प्रपोजल क्या होगा, लिखित भी होगा, ऑरली भी होगा और रिटर्न भी होगा। अतः जो प्रस्थापना लिखित और मौखिक शब्दों द्वारा की जाती है उसमें जो है अभिव्यक्ति का प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव कहा जाता है। जो लिखित या मौखिक की जाती है उसे क्या कहा जाता है, यानी एक्सप्रेसली प्रपोजल कहा जाता है।
अब जो प्रस्तावना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है, जो कोई भी प्रपोजल है वो शब्दों से भिन्न प्रकार की जाती है, अर्थात व्यवहार अथवा आचरण द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? व्यवहार अथवा आचरण द्वारा की जाती है, जो उसे विवक्षित प्रस्तावना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो व्यवहार और आचरण द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं? विवक्षित प्रस्तावना कहते हैं। उदाहरण के लिए, यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने और ले आने का कोई बस चलाई जाती है। यानी यात्री है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए कोई बस चलाई है और उसमें कोई व्यक्ति उसमें चढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? विवक्षित रूप से भाड़ा देने के लिए प्रतिज्ञा करता है। यानी ये नहीं होता अगर आप बस जा रही है तो क्या है? व्यवहार शो करता है, आचरण शो करता है। और आप बस में जब चढ़ेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि एज इफ़ कि आप उसे जो है किराया देंगे। ठीक, अब बताते हैं कि दूसरी बात कहता है कि स्पेसिफिक प्रपोजल की बात करता है, यानी विशिष्ट प्रस्तावना की बात करता है। तो विशिष्ट प्रस्तावना से ऐसे प्रस्तावना से है जो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह से होता हो, जो किसी पर्सन या पर्सन के ग्रुप से होता हो। इस प्रस्तावना का मुख्य बात यह है कि वो उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्या है? स्वीकार कर की जाती है, जिसे वो की गई या अन्य व्यक्तियों के समूह ने इसे नहीं स्वीकार कर सकता है। ये क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रस्तावना, यानी स्पेसिफिक प्रपोजल। अब कहता है ए, उदाहरण के लिए, गाड़ी 500 रुपये के बेचने का प्रस्ताव बी से करता है। किससे करता है? ए अपनी गाड़ी जो है 500 रुपये बेचने का प्रस्ताव किससे करता है? बी से करता है। और विशिष्ट प्रस्ताव का उदाहरण है क्योंकि ए ने प्रस्ताव एक विशिष्ट व्यक्ति से की है। यानी ए ने आपको, जैसे कि ए करीम है और करीम रहीम को कहता आप मेरी कार जो है 500 रुपये में खरीदेंगे, मैं बेचने का प्रस्ताव करता हूँ। तो करीम ने रहीम को दिया है तो रहीम क्या? एक विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है। ये बात इसमें दी रखी है। ठीक, अब हम तीसरी बात करते हैं, सामान्य प्रस्तावना। क्या है? सामान्य प्रस्तावना। सामान्य प्रस्तावना से तात्पर्य ऐसी प्रस्तावना से है जो जनसाधारण को की जाती है। किसको की जाती है? जनसाधारण को की जाती है, परंतु संविदा केवल उसी के साथ की जाती है जो संविदा के शर्तों को पूरा करता हो। संविदा उसी के साथ की जाती है जो संविदा की शर्तों को पूरा करता हो। उसे क्या? समान प्रस्तावना पदग्रहण की सूचना प्रस्तावक को देनी होती है। यानी समान प्रस्तावना में पदग्रहण की सूचना प्रस्तावक को देनी होती है। आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि प्रस्तावक की सूचना प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया है। ठीक, अब समान प्रस्ताव शर्तों को पूरा किया जाना प्रस्ताव का पदग्रहण माना जाता है। यानी अब हम इसे केस के माध्यम से समझेंगे। दूसरे शब्दों में समान प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो किसी व्यक्ति से न करके समान समुदाय से किया जाता है। ठीक, एक केस आया था, लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त का केस था। का वह समान प्रस्तावना का अच्छा उदाहरण। लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त का आपको बताए। वो प्रस्तावना क्या है कि कोई व्यक्ति हमारे भतीजों को अगर खोज के लाएगा तो उसे हम 500 पाउंड देंगे। और उनके जो मुनीब थे उनको उस चीज़ की ज्ञान नहीं थी और उन्होंने भतीजों को खोज लाया। फिर कहा कि भाई साहब, उनको ये बात को ज्ञान हुई कि 500 पाउंड का इन्होंने डिक्लेरेशन किया था, घोषणा किया था। तो क्या है, 500 पाउंड जो है कोर्ट ने इन्हें नहीं दिलाया, इन्हें इन्फोर्समेंट नहीं करवाया। कहा कि आपको जब आपके चले जाने के बाद में यानी आपको नॉलेज नहीं थी और वो कोई भी व्यक्ति को नॉलेज हो जाती है उनको छोड़कर, तो वो समान प्रस्तावना कहा जाता। ठीक, अब एक केस आया, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893। केस क्या है? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 केस में के वाद में
क्या है कि बाद में पतवादीगण ने विज्ञापन दिया कि जो भी कंपनी द्वारा निर्मित कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के प्रयोग में लिखित निर्देश के अनुसार करेगा और उसके बाद इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होगा, अगर इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होगा तो कंपनी उसको 100 पाउंड का इनाम के रूप में देगी। कंपनी कितने की देगी? 100 पाउंड का इनाम के रूप में देगी। ये भी कहा कि कंपनी ये प्रस्तावना गंभीरता से कर रही है। यहाँ भी कहा कि कंपनी ये प्रस्तावना गंभीरता से कर रही है और इसके साक्ष्य के रूप में 1000 पाउंड एलायंस बैंक में जमा कर दिया गया। कहाँ जमा कर दिया गया? 1000 पाउंड एलायंस बैंक में जो है जमा कर दिया गया। एक जनाब कार्लिन नामक एक औरत, उसके जो टर्म कंडीशन है उसको बहुत ध्यान से देखी। उसके अकॉर्डिंग जो है उक्त बाल पेन का प्रयोग किया, परंतु उससे क्या है इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने पूरे तरीके से टर्म कंडीशन से फॉलो किया, उसका प्रयोग किया, यूज किया और उसके बाद में इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने उक्त दावा किया, एक सूट दाखिल की कालिल। उसने दावा किया कि न्यायालय से कंपनी के तर्क को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने जो टर्म कंडीशन थे वो से जो है ये तर्क को क्या नाम है, कंपनी ने इसे नॉट एडमिट, यानी इसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया कंपनी ने। तो न्यायालय कंपनी के तर्क को कौन अस्वीकार करता है? न्यायालय ने अगर इन्होंने तर्क दिया नहीं तो उससे क्या एक्सेप्ट नहीं किया कोर्ट ने क्या किया? कार्लिल की संस्कृति जो है सूचना नहीं दी गई थी और इसके कारण संविदा का निर्माण नहीं हुआ, यानी कार्लिल को जो है संस्कृति नहीं दी गई थी और इसलिए संविदा का निर्माण नहीं हुआ। न्यायालय ने कहा चूंकि विज्ञापन एक समान प्रकृति का था जो सभी के लिए खुला था, एक समान प्रस्ताव था तथा समस्त संसार के लिए कोई भी व्यक्ति इस पर विश्वास करके कार्य करता था, तो मान लिया जाए कि उसने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार कार्लिल 100 पाउंड इनाम पाने के लिए हकदार है। 100 पाउंड इनाम पाने के लिए वो हकदार है। ये बात कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में कहा गया था। और चौथी बात देखते हैं, अस्थाई और चल प्रस्थापना। अस्थाई और चलित प्रस्थापना। अस्थाई अथवा चलित प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो स्वीकार करने के लिए एक अवधि तक कायम रहती है। जो स्वीकार करने के लिए एक अवधि तक कायम रहती है। उदाहरण के लिए ए ने बी से प्रस्थापना करता है कि वो मार्च 1960 जून 1960 के अवधि में 50 मन चावल 150 रुपया प्रति मन की दर से बेचेगा। क्या उदाहरण हुआ? मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? यानी ए बी से प्रस्थापना करता है कि वो मार्च 1960 में, यानी एक टाइम पीरियड में 50 मन चावल 150 रुपया प्रति मन दर से बेचेगा। ये क्या है? ये अस्थायी अथवा चलित प्रस्थापना है। बी इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है। इसका ये तात्पर्य है, ये तात्पर्य नहीं होगा कि 50 मन चावल उसी दर से खरीदेगा या खरीदने के लिए बाध्य होगा। ये नहीं तात्पर्य है कि भाई 150 रुपया शेयर बाजार कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। नहीं, आप अगर कम भी हो गया, नहीं आपको 150 में खरीदना है तो इसके लिए क्या होगा? ये बाध्य नहीं होगा, प्रोहिबिटेड नहीं होगा, इसके पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगेगी, तो ये खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगा। बी जितने मात्रा तक क्रय करने का आर्डर समय समय पर कर देते हैं उतने संबंध में उसकी संविदा होगी। शेष संबंध ए बी बेचने का खरीदने का इनकार कर सकता है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी अथवा चलित प्रस्थापना कहा जाता है। ठीक, पांचवी बात कहता है क्रॉस प्रस्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है?
क्रॉस प्रस्तावना। अब क्रॉस प्रस्तावना में दो व्यक्तियों द्वारा समान शर्तों वाली प्रस्तावना डाक में एक दूसरे के पार क्रॉस करती है तो उसे क्या कहता है, क्रॉस प्रस्तावना कहते हैं। ठीक, यानी एक दो, ठीक, दो व्यक्तियों के बीच समान शर्तों वाली प्रस्तावना डाक में एक दूसरे को पार करती हो, एक दूसरे को पार करती हो, ठीक, क्रॉस करते हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रस्तावना। क्रॉस प्रस्तावना। ऐसे स्थिति में कोई संविदा सृजित नहीं होता है, यानी जब ये प्रस्तावना करता है, ये प्रस्तावना करता है तो कोई संविदा क्या होगा, कोई संविदा जो है सृजित नहीं होता है, क्योंकि ये प्रस्तावना विधिक स्वीकृति का अभाव है। क्या है, विधिक लीगल एक्सेप्टेंस का अभाव है। प्रस्तावना की विधिक स्वीकृति के लिए आवश्यक है प्रस्तावना के पहले ज्ञान क्या हो जाए, पहले ज्ञान हो और ज्ञान के बाद ही पद ग्रहण किया जाए। आपको क्या प्रस्ताव मिला, क्या नहीं प्रस्ताव मिला है, आपको ज्ञान है कि नहीं है, पहले आपको ज्ञान हो जाएगा तभी एक्सेप्ट होगा, तभी इसे प्रस्तावना स्वीकार होगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि ए ने बी को अपनी घड़ी 100 रुपये बेचने की प्रस्तावना 31 मार्च 1990 डाक द्वारा भेजता है। यानी ये महोदय जो है ए और ये महोदय जो है बी। ए ने बी को अपनी घड़ी बेचने के लिए, ए ने बी को अपनी घड़ी बेचने के लिए 100 रुपये प्रस्ताव कितना करता है, 100 रुपये का प्रस्तावना करता है। ठीक, अब 31 मार्च 1990 डाक द्वारा भेजता है। किसके द्वारा, 31 मार्च को डाक द्वारा इनको भेजता है। उसी तिथि में बी ने एक डाक द्वारा प्रस्तावना भेजता है। वही सेम डेट में ये बी ने क्या करता है, उसी डेट में बी जो है उसी समय जो है क्या भेजता है, डाक द्वारा प्रस्तावना भेजता है कि 100 रुपये में एक घड़ी खरीदने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है। यहाँ क्या है, घड़ी बेचने की प्रस्तावना करता है और यहाँ क्या है, घड़ी खरीदने की इच्छा करता है उसी सेम तिथि में। ठीक, दोनों प्रस्तावना डाक के एक दूसरे को पार करती है। ये इधर पार करती है और वो उधर पार करती है। और यहाँ पर कोई संविदा क्या हुआ, अब दोनों कंडीशन में क्या होगा, कोई संविदा सृजित नहीं हुआ है, कोई संविदा यहाँ सृजित ही नहीं हुआ है, क्योंकि प्रस्तावना का विधिक प्रतिग्रहण नहीं है। क्या नहीं है, विधिक। अब उस कंडीशन में जब एक दूसरे को क्रॉस करता है तो वह लीगल रिलेशंस स्थापित नहीं होता है, तो वहाँ संविदा नहीं हुआ। जिसमें दोनों पत्र में लिख रहे थे एक दूसरे के प्रस्तावना का प्रस्ताव का ज्ञान ही नहीं था, एक दूसरे को नहीं ज्ञान था कि ये घड़ी बेच रहे हैं या मैं घड़ी बेचने के लिए, या घड़ी बेच रहे हैं वो घड़ी बेच रहे हैं, बेचने के लिए हम मुझे घड़ी दे दीजिए। तो दोनों का लीगल रिलेशनशिप जो है इस्टाब्लिश नहीं होता था। इस कारण इस बेस पे जो है संविदा नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक, 6 बात करता है, सॉरी, एक कैसा था, हाइड बनाम रेच 1840। इस मामले में एक प्लाट क्या है, इस मामले में एक प्लाट 100 पाउंड का बेचने की प्रस्तावना की गई। कितने की, 100 पाउंड की बेचने की प्रस्तावना। पदग्रहीता 950 पाउंड तक देने के लिए तैयार होगा, खरीदने वाला 950 तक देने के लिए तैयार हो गया।
प्रस्तावक ने नहीं माना, यहाँ क्या है, प्रस्तावक नहीं माना। प्रस्तावक रहता 1000 पाउंड देने के लिए भी तैयार हो गया। भाई प्रस्तावक 950 दे रहा था, 9 पर जो खरीद के रहता था, फिर भी नहीं माना। उन्होंने कहा ठीक है तुम पूरे दाम ले लो, 1000 पाउंड देने के लिए तैयार होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी द्वारा प्रतिवादी को प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए 950 पाउंड देकर क्रय करने की सहमति देना ये प्रस्ताव था। 950 रुपये ले लीजिए भाई। तो उसने क्या कहा, ये जो प्रस्ताव आपने किए थे वो क्रॉस प्रस्ताव था, पद प्रस्ताव था, जिसमें मौलिक प्रस्ताव को नष्ट कर दिया था, जिसने जो है सब्सटेंटिव प्रपोजल को क्या है, नष्ट कर दिया था। और परिणाम स्वरूप बाद में स्वीकार करने योग्य नहीं था और बाद में वादी को 1000 पाउंड मूल्य पर क्रय करने के तैयार हो जाने की संविदा के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं था। अतः इससे कोई संविदा उत्पन्न नहीं हुई। अब देखते हैं नीलाम। दोस्तों वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं यहीं पर विराम लगाता हूँ। मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँगा। मैं एवरीवन हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।